ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कुछ एसेंशियल एंड बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सो हेलो डियर बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, तुम लोगों को सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, लेकिन वो रिड्यूस हो चुका है। तो हो सकता है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, अगर न्यू एनसीईआरटी बुक है तो वैसे तो चैप्टर 5 दिया होगा, अगर पुरानी है तो हो सकता है उसमें चैप्टर 6 दिया हो। ठीक है, अगर सेकंड हैंड वगैरह कहीं से ली हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखो कि अपन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक है अपना लाइफ प्रोसेसेस, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा। और अपन इसमें एनसीईआरटी को एकदम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसका जो इंट्रोडक्शन के जो 8-9 पैराग्राफ है ना, जो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे, तो यहाँ पर बने रहना। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस देखो भैया कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर अपन ने लगाया हुआ है ना, मजा आएगा पढ़ने में। चलो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो अगर तुम लोग मुझसे पढ़ते आ रहे हो तो इतना पता होगा कि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ तो सबसे पहले बताती हूँ कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे खाना खाना इंपॉर्टेंट है, क्यों? उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वो हो गया न्यूट्रिशन। सो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, है ना। हम कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं ताकि हम जी पाए, है ना। तो वो होती है ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, अब जैसे तुमने फूड लिया तो फूड लेने की प्रोसेस हो जाती है न्यूट्रिशन। डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इंट्रो दे रही हूँ कि व्हाट्स दिस चैप्टर अबाउट। तो जैसे हम खाना लेते हैं तो फूड को इनटेक करना, दैट इज न्यूट्रिशन। अब वो जो फूड है वो क्या सिर्फ एक पार्ट तक ही पहुंचेगा? मतलब उस फूड को सबसे पहले तुम डाइजेस्ट करोगे तो उसमें रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन। फिर उसके बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड है, अब उसको हर सेल तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि तुमने खाना तो मुंह में लिया है, लेकिन वो पूरे बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचता है? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद कुछ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स भी रिलीज होंगे। ठीक है, वो बॉडी से निकालना जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारे लिए हार्मफुल और टॉक्सिक होते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस अपने को इस चैप्टर में कवर करना है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, लेकिन अपन कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एक एक एक्टिविटी अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर ये चैप्टर कभी टफ नहीं लगेगा। तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। फिर ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, which together keep the living organisms live and perform the job of body maintenance are called life processes। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ। ठीक है, ये हम ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखती है, हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, कि हम लंबे टाइम तक जी पाए, इसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए मुझे कुछ और सिलेक्ट करना पड़ेगा। येलो कलर कैसा दिख रहा है ये? रुको रुको, फिर से करना पड़ेगा, लिखने तो दिखेगा ही नहीं, इसी से कर लेते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज? सबसे पहले बता देती हूँ कि ये किस चीज के ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो ये बोलना चाह रहा है कि अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, तो अपने माइंड में जरा सी बात है, ये चीज जरूर आएगी कि जो भी चीज मूव कर रही है मतलब वो लिविंग है, और जो चीज मूव नहीं कर रही है मतलब कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं पाते, तो अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है? तो उसी चीज के ऊपर है कि अपन हमेशा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स देख के बताते हैं कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं। जैसे तुम सांस ले रहे होते हो, वो तो चलो विजिबल है कि हमें दिख जाता है कि हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे रिप्स जो है वो आउटवर्ड जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें दिख जाती है बाहर से। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अपने को मूवमेंट्स नहीं दिखते हैं कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ठीक है, तो सबसे पहले हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। है ना, कोई आदमी चिल्ला रहा है, डॉग भाग रहा है ना, जैसे काउ है वो च्यू कर रही है फूड को, तो अपने को दिख रहा है कि मूवमेंट्स कर रही है, इसका मतलब वो लिविंग है। What if the dog or the cow or the
मैन वर एस्लीप, लेकिन मान लो ये सारे सो रहे होते हैं, तब तुम कैसे बताते कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? तो भी हम सोचते कि नहीं, भले ये सो रहे हैं लेकिन ये जिंदा है। कैसे? वी सी देम ब्रीथिंग, क्योंकि जब वो ब्रीथ करते तो हमें दिख जाता है ना कि ब्रीथिंग कर रहे होते, तो मतलब उनका रिप्स जो है वो आउटवर्ड जा रहे होते हैं, है ना। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और उससे हमें पता चल जाता है जब वो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में मूवमेंट्स नजर आ जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो अलाइव है। लेकिन प्लांट्स को तुम कैसे पता लगा सकते हो कि वो जिंदा है या नहीं है? ओके, सो हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, जैसे हमें प्लांट्स हरे भरे दिखते हैं, है ना, कि ग्रीन प्लांट्स है तो मतलब जिंदा होंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, वो ग्रीन इसीलिए है ना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होंगे, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब अपना खाना बना रहे हैं, मतलब वो जिंदा है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द प्लांट्स जो जिनके पास ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते, जिनके पास कलरफुल अदर कलर के पिगमेंट्स होते हैं, तो उसका हम कैसे पता लगा पाएंगे? सो सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। तो आपको ये बोल सकते हैं, जैसे कोई बूढ़े अंकल है ना, वो बोल सकते हैं कि जब मैं इतने साल का था ना, तब से मैं देख रहा हूँ ये जो पेड़ था वो छोटा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया। तो अपन इस तरीके से या तो बोल सकते हैं कि हाँ ये जिंदा है ना, क्योंकि जैसे मैं बड़ा होते जा रहा हूँ ये पेड़ भी बड़ा होते जा रहा है। पहले ये पेड़ छोटा था जब मैं छोटा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया तो ये पेड़ भी बड़ा हो गया, ठीक है। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, ठीक है। तो जब भी मतलब इतना अपने को कंक्लूजन मिल चुका है कि जब भी अपने को पता लगाना होता है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो अपन हमेशा उसके ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को देखते हैं कि कोई चीज ग्रो कर रही है। जैसे हम लिविंग है नॉन लिविंग है कैसे पता चलता है? क्योंकि हम पहले छोटे से बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, तो जब हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स देखते हैं तभी हम बता पाते हैं कि ये चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। एज common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing, लेकिन जैसे हम तो चल फिर पा रहे हैं ना, प्लांट्स तो विजिबली मतलब तुमको ऐसे दिख नहीं रहा है कि वो ऊपर जाते जा रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं, तुमको दिख रहा है क्या ऐसा, या वो मूव कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। इनफैक्ट कुछ एनिमल्स जो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो दिखता नहीं है, मतलब उनके बॉडी मूवमेंट्स ऐसे दिखेंगे नहीं कि वो ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। जैसे हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो दिख रहा होता है ना कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, है ना, फिर सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो दिख रहा होता है कि अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ तो मूवमेंट चल रहा है। लेकिन कुछ एनिमल्स कि उसमें तो ये चीज भी नहीं नजर आती है कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो क्या तुम उनको मरा हुआ घोषित कर दोगे? ठीक है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक है। तो सिर्फ जो विजिबल मूवमेंट्स है, मतलब जो मूवमेंट्स दिख रहे हैं अपने को, उसके बेस पर हम ऐसा नहीं बता सकते कि ये लिविंग है या फिर ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ इस चीज के ऊपर था कि इसका कंक्लूजन ये इस पैराग्राफ का अच्छे समझना कि अपन सिर्फ विजिबल मूवमेंट, ऐसा नहीं कि जो चीज अपने को सिर्फ मूव करती हुई दिखाई दे रही है वही एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है दैट समथिंग इज लिविंग और समथिंग इज नॉन लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट, movements over very small scales will be invisible to the naked eye movements of molecules, for example, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी एक चीज याद रखना, क्योंकि इसमें तुम्हें ये चीज ज्यादा परेशान कर सकती है एनसीईआरटी की, जब भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट वाली टर्म आए तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब होता है बच्चा हमारे सेल्स में, जैसे सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, 9वीं कक्षा तो पढ़ के आए हो, ठीक है। तो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट और किसको बोलते हैं? एक तो सेल के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको बोलते हैं, और जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना। ये अपने को दिख नहीं रहे, बहुत स्मॉल स्केल पर हो रहा है, ठीक है। So is this invisible molecular movement necessary for life? तो बेटा हमारी बॉडी में जो invisible molecular movement चल रहा है, क्या वो हमारे लिए जरूरी है? If we ask this question to professional, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को अगर किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि जो सेल है, जब एक सेल फंक्शन करता है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जब एक सेल फंक्शन करता है तब जाकर हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। एक सेल का फंक्शन करना जरूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है।
इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। इनफैक्ट जो वायरस होते हैं वो भी कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते, लेकिन तब भी अपन उनको क्या बोलते हैं, पार्टली लिविंग बोलते हैं। अभी तक मतलब ये डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि बेटा जब वायरस हमारी बॉडी से बाहर होते हैं तब वो नॉन लिविंग होते हैं। कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना के टाइम पे क्या बोला गया था कि जितनी भी चीजें उसको सैनिटाइज करो, है ना, चाहे नोट हो चाहे कोई भी चीज हो, है ना, वायरस कहीं से भी आ सकता है। वायरस जब बॉडी के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग ही है, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है वो हमारे सेल की मशीनरी को यूज करता है, मल्टीप्लाई करता जाता है, ठीक है। इसका मतलब अपन वायरस को भी एक लिविंग की, पार्टली लिविंग की कैटेगरी में तो डाल ही सकते हैं, ठीक है, कि वो बाहर नॉन लिविंग है और बॉडी के अंदर लिविंग है। क्या तुमने कभी देखा है कि डेस्क रखा रखा मल्टीप्लाई हो गया हो, ये मार्कर रखा रखा मल्टीप्लाई हो गया हो, ये बोर्ड रखा रखा मल्टीप्लाई हो गया हो? नहीं, लेकिन वायरस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, until they infect some cell, and that is partly why there is controversy whether they are truly alive or not, ठीक है। Why are molecular movements needed for life? लेकिन क्वेश्चन तो अब तक यही है ना कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी लाइफ के लिए जरूरी क्यों है, ठीक है, क्यों हर एक सेल में मूवमेंट्स होने चाहिए, है ना, क्यों हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, मतलब ये चीज हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? So we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure। बेटा इस पैराग्राफ में well organized structure का मतलब होता है organs। अपन ने ये चीज अर्लियर क्लासेस में मतलब 8th में भी पढ़ी है, 8th में भी सेल चैप्टर आ जाता है, तो 8th और 9th में मैंने ये मतलब ये चीज अपन ने पढ़ी है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास, मतलब उनके पास ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनता है, ठीक है। दे कैन हैव टिश्यूज, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनता है, ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, टिश्यूज हैव सेल्स और टिश्यू सेल से मिलकर बनता है, एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, ठीक है। और सेल में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सेल के कंपोनेंट्स को अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना, तो सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. अब देखो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा इन्वायरमेंट क्या है ना, बदलता जा रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट तो हमेशा देखो दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। तो इन्वायरमेंट हमेशा मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो या ना हो, लेकिन बदलाव हमेशा दुनिया में आता ही है। तो बदलाव इन्वायरमेंट में आना हमेशा कांस्टेंट होता है, और बेटा जब इन्वायरमेंट में बदलाव आता है तो हमारी बॉडी में बहुत सी चीजें टूटती है, बनती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन होती है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं वो उन ब्रेक डाउन चीजों को रिपेयर करते हैं, ठीक है। So living creatures must keep repairing and maintaining their structures, okay? तो इसीलिए ये मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ता है, कुछ ना कुछ असर पड़ता है। हमारी बॉडी में कई चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, उन ब्रेक डाउन चीजों को रिपेयर करने के लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी होते हैं, है ना। सेल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, सेल में मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं, बहुत सी चीजें होती है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे और हम जिंदा रहें। Since all these structures are made up of molecules, तो बेटा चाहे अगर तुम सेल भी ले लो, मैंने तुमको क्या बोला कि हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है, लेकिन जो सेल होता है ना वो भी अगर उसको तुम और डीप में देखोगे ना तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। They must move molecules around all the time. What are the maintenance processes in living organisms? Let us explore. अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या मेंटेनेंस प्रोसेस होती है जो हमें सरवाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है, हमें जिंदा रखती है। तो वो तो हमने एकदम फर्स्ट पेज पे ही पढ़ लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की भाषा में तुमको समझाती हूँ। तो सबसे पहले व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मान लो तुम कुछ पर्टिकुलर नहीं कर रहे, मतलब तुम सो रहे हो, ठीक है, सबसे अच्छा काम, तुम सो रहे हो। अब तुम सो रहे हो तब भी एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि तुम होश में नहीं हो ना सोते टाइम। तो अगर तुम एकदम गुड स्लीप ले रहे हो, डीप स्लीप में हो, है ना, तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ हो रहा है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है उस टाइम पर। लेकिन तुम्हारी बॉडी तब भी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, इवन अगर तुम सो भी रहे होते हो तो भी वो डाइजेशन उसका चलता रहता है, ठीक है, तब भी वो ब्रीथिंग करती है। ऐसा नहीं तुम सो गए तो तुम थोड़े टाइम के लिए मर जाते हो, ब्रीथिंग नहीं करते हो, फिर जिंदा हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी प्रोसेसेस चलती हैं, ठीक है।
इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, या फिर जैसे मैं अगर सिर्फ क्लास में बैठी हूँ, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, या फिर मैं सो रही हूँ, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। ये जो मेंटेनेंस जॉब है कि कुछ टिश्यूज डैमेज्ड हैं उसको रिपेयर करना, सारी चीजें, कोई जर्म्स हैं तो WBC उससे फाइट कर रही है, सारी चीजें बॉडी में चलती ही रहती है। The processes which together perform this maintenance job are life processes। तो ऐसी processes जो इस maintenance job को continue रखती है उसको बोला जाता है life processes, life की essential processes। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। अब अगर कोई भी चीज का मेंटेनेंस करते हो, है ना, बॉडी किसी भी चीज को अगर मेंटेन कर रही है, कोई चीज डैमेज है उसको रिपेयर कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है, डाइजेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, तो उसको एनर्जी तो चाहिए, कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे मैं ऐसे ऐसे करके इधर से उधर चल रही हूँ ना, या फिर मैं इधर आ रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ एनर्जी के साथ, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। This energy comes from outside the body of the individual organism। और ये जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर खुद नहीं होती है, वो एनर्जी हम लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी के बाहर से, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से हम एनर्जी लेते हैं। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism। अभी एनसीईआरटी ने इतना घुमा दिया ना, इसका मतलब ये है कि अगर अपने को एनर्जी चाहिए तो बाहर से कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और उस सोर्स ऑफ एनर्जी को विच वी कॉल फूड। मतलब वो सिर्फ यही बोलना चाह रहा था कि अपने को कोई भी मेंटेनेंस प्रोसेस करनी है तो उसके लिए अपने को एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है। वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो अपने को बाहर से मिलती है, एनवायरमेंट से मिलती है, और उस सोर्स ऑफ एनर्जी को फूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूड। टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। फिर जब उस फूड को हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside। Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also called carbon based। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज पर डिपेंड करता है कि उसको कितना फूड चाहिए। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेटा खाना अलग होता है, उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फूड रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। इसके अलावा बेटा ऑर्गेनिज्म और भी अलग तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को अलग तरीके का खाना चाहिए, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें तो ग्लूकोज चाहिए। वो ग्लूकोज कौन बना के देता है? वो तो प्लांट्स बनाकर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? C6H12O6। तो बेटा ये कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस मतलब ये ग्लूकोज जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो अपने को चाहिए होता है। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes। अब जैसे आगे तुम पढ़ोगे कि अमीबा है, अमीबा को फूड कम चाहिए, ठीक है, या फिर और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम लोग हैं ना, हमें फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि हमारा बॉडी फॉर्म जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं होता है। तो उसके बेसिस पर अपन ने न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस के बेसिस पर इनको डिवाइड किया हुआ है ना, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, सॉरी। फिर द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अलग तरीके का खाना खाता है। ठीक है, क्यों? आउटसाइड सोर्स जो होता है हर ऑर्गेनिज्म का वो अलग होता है। जैसे लायन है, लायन कुछ और खाएगा, बर्ड का खाना कुछ और होगा, हमारा खाना कुछ और होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो हम तो इंसान है, हमारे पास तो दिमाग है। हमारा मम्मी मान लो टाइम टेबल सेट कर सकती है कि देखो इस दिन ये सब्जी मिलेगी, है ना, या इस दिन तेको ये ग्रीन वेजिटेबल खाना पड़ेगा। तो अपने को चलो फिर भी ये रहता है कि हाँ हमें इस दिन ये खाने को मिलेगा, है ना। संडे को मम्मी राजमा चावल बना देंगी, आलू के पराठे खिलाएंगी, ये हमें पता होता है। लेकिन बेटा बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे एनिमल्स। अब बेटा एनिमल्स की मम्मी तो ऐसा कुछ चार्ट नहीं बनाती ना उनके लिए कि तेको आज राजमा चावल मिलेगा या तेको आज चूहा खाने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उनके जो फूड डिमांड्स होती हैं, है ना, या फिर उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक्चुअली वो वेरी करती है हमसे। ठीक है, तो आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब फूड, जो आउटसाइड फूड है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होता है। फिश का खाना कुछ और होता है कि नहीं? सो दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow।
ये इतने उसने पोथी लिखी है, इसका मतलब मैं एकदम सिंपल वे में समझाती थी। इसका मतलब ये कि ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, मतलब ये जो फूड है, ये जो फूड है इसको फिर ब्रेक डाउन किया जाता है सेल्स में जाकर, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद इस फूड से निकाली जाती है एनर्जी। क्या निकाली जाती है? एनर्जी। फिर इस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने में इसको यूज करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, फिर एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, इन प्रोसेस ब्रीथिंग करते हैं, है ना, इन प्रोसेसेस में यूज करते हैं। तो इसको याद रखो कि इसका मतलब क्या हुआ जो अब तक मैंने समझाया, कि जो आउटसाइड एनर्जी सोर्स होता है ऑर्गेनिज्म का वो वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे लॉयन है ना, टाइगर है ना, हम लोग हैं, फिश है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स अलग हैं, उनकी हैबिटेट अलग है, तो उनकी फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको क्या, अगर उनको जैसे खाना मिल गया, हम ऑर्गेनिजम्स को खाना मिल गया, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं सेल्स में, उसको ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी मिलती है। कुछ फूड होता है जिसे हम स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे जो स्टोर्ड फूड होता है पता है क्या करता है, जैसे अगर अपन, इसको मैं डिटेल में समझा रही हूँ जो एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि सागर में गागर भर देती है ना, या उल्टा बोल दिया मैंने, जो भी है। तो जैसे अगर अपन 2 दिन कुछ खाते नहीं, फास्ट रखा है अपन ने, तो जो अपना स्टोर्ड फूड होता है ना, अपन 2 दिन जिंदा क्यों रह पाते हैं? क्योंकि जो स्टोर्ड फूड होता है ना, वही ब्रेक डाउन हो होके अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी हम फूड लेते हैं, या तो वो टूट के हमें एनर्जी देता है, या वो बिल्टअप हो जाता है हमारी बॉडी में। मतलब जो भी फूड होता है ना, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो उसका ब्रेक डाउन होता है सेल्स में ग्लूकोज का, फिर हमें एनर्जी मिलती है। और कुछ अमाउंट का जो फूड होता है वो हमारे लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता रहता है, ओके। For this a series of chemical reactions in the body are necessary। अब एक बात बताओ कि कोई भी चीज अगर बॉडी में बन रही है या टूट रही है, तो उसके लिए बॉडी में क्या होती है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस वो होती है जब कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। जब कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है तो अपन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, और जब कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है तो अपन उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर दिस Many organisms use oxygen sourced from outside the body। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी टूट जाता है, ठीक है। आगे इसको और डिटेल में अपन कवर करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपने को आगे, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि 2 तरीके की रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, एक तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है, रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती है, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होती है, ठीक है। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो respiration का मतलब क्या होता है? जो भी हमने फूड लिया जैसे ग्लूकोज, तो उससे एनर्जी रिलीज करना, ठीक है। वो जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, वो अपनी बॉडी में, ये जो ग्लूकोज होता है वो कंबाइन करता है अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ, और अपने को मिलती है बहुत सारी एनर्जी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हल्का सा वाटर वेपर। इस पूरे का मतलब यही था। चलो, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन। तो अच्छा, यहां पर अपन रेस्पिरेशन वाली लाइफ प्रोसेस देख ली है ना, इसको नोट से भी पढ़ाऊंगी, ये तो एनसीईआरटी की लाइन से। अभी अब यहां पर देखते हैं, एक लाइफ प्रोसेस अपन ने कवर कर ली, रेस्पिरेशन। In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। अब बेटा जैसे हम है ना, हम तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो अगर हमें रेस्पिरेशन करना होता है तो उसके लिए हमारे पास अलग ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर हमें डाइजेशन करना होता है तो उसके लिए हमारे पास अलग सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हमें एक्सक्रीशन करना होता है तो उसके लिए हमारे पास अलग सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन बेटा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो बेचारे एक ही सेल से बने होते हैं, मिलकर भी कैसे बोलूं मैं ना, वो एक ही सेल से बने होते हैं, तो उनका जो एक सेल होता है ना, वही उनकी सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करता है, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करके रखता है। But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? मतलब हमारी बात हो रही है जो मैंने अभी शुरू में बताया कि जैसे क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बड़ा होते जाएगा, ठीक है, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग। तो जैसे अमीबा है, अमीबा बेटा पानी में रहती है तो वो पानी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है ना, उसको अगर फूड चाहिए होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से पानी से ही फूड ले लेती है, सराउंडिंग वाटर से, मतलब उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में है ना। फिर उसके बाद अगर उसको कुछ एक्सक्रीट करना होता है तो वो डायरेक्टली अपने सराउंडिंग में एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि हम सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। जैसे हमारे लंग्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, वो अपनी स्किन के अंदर है ना, बहुत सारी लेयर्स के अंदर कवर्ड है ना, अपनी बॉडी के अंदर जो कैविटी है वो उसमें स्थित होते हैं कि नहीं, है ना। या फिर जो किडनीज है वो भी सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना। चलो, Thus simple diffusion will not meet the requirement of all the cells। इसलिए क्या होता है कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा से कम की तरफ जाना। अब जैसे अमीबा है, अमीबा को अगर खाना चाहिए, उसके पास खाना नहीं है, तो वो डिफ्यूजन की हेल्प से खाना अंदर ले लेगी, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग में फूड है लेकिन इसके पास नहीं है, तो उसने डिफ्यूजन की प्रोसेस से फूड ले लिया, या फिर ऑक्सीजन ले लिया, क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन है लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इस तरीके से होता है। लेकिन बेटा हमारी बॉडी में डिफ्यूजन जो होता है ना, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे अगर हम ये कोशिश भी करें कि हम डिफ्यूजन से अपनी लाइफ प्रोसेस कैरी आउट कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? इसका मैं रीजन बताती हूँ। तुम्हारी एनसीईआरटी में ही एक नोट पॉइंट दिया हुआ है कहीं पर कि अगर डिफ्यूजन से, है ना, जैसे हम अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को नोज से टो तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि हम ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। ओके, इसलिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform। तो अपन ने मतलब पहले देखा है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अच्छा इसमें अपन ने किसकी बात करी है? इसमें अपन ने न्यूट्रिशन की बात करी, ठीक है, न्यूट्रिशन आगे भी आएगा। So we have seen previously how in multicellular organisms various body parts are specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. अब होता क्या है कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बेटा हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव टिश्यूज जो होंगे, है ना, वो सिर्फ, जैसे लिवर के टिश्यूज, वो सिर्फ डाइजेशन ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव टिश्यूज जो होंगे डाइजेशन ही परफॉर्म करेंगे, एक्सक्रीशन करने नहीं पहुंच जाएंगे। रेस्पिरेटरी टिश्यूज सिर्फ रेस्पिरेशन ही करेंगे, है ना, वो डाइजेशन करने नहीं पहुंच जाएंगे। तो अपने उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर है कि जिसका काम उसी को साझे ना, सब अपना अपना काम करते हैं सारे टिश्यूज। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissue। तो इसका मतलब जो अपन फूड ले रहे हैं या जो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके लिए भी डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होंगे अपनी बॉडी में। ओके, however this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms। अब होता क्या है, चाहे फूड हो चाहे ऑक्सीजन हो, वो अपन ले लेते हैं। जैसे अपन ने नोज से तो ऑक्सीजन ले लिया, फूड अपन ने माउथ से ले लिया, लेकिन एक बात बताओ, अपन ने जिस भी बॉडी पार्ट से उसको लिया, क्या उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या सिर्फ उसी बॉडी पार्ट को उसकी जरूरत है? जैसे माउथ को ही फूड की जरूरत है ना, माउथ के सेल्स को, ऐसा है क्या? या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सिर्फ नोज के सेल्स और इन सबको है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अपने जो पूरी बॉडी है उसको फूड, ऑक्सीजन सब चाहिए, तो उसके लिए भी एक डिफरेंट सिस्टम होता है। व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसलिए अपने पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है, फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, ताकि अगर अपन ने फूड और ऑक्सीजन एक जगह से लिया है तो वो वहीं ना रहे, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। नेक्स्ट, when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not usually useless for the cells of the body। अब देखो बेटा, ये रेस्पिरेशन का मैं तुमको, अच्छा यहाँ अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट देखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट देखा एक तरीके से, ठीक है। तो जब अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, जैसे जब अपनी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना, जब ये सेल्स तक पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, थोड़ा सा वाटर वेपर और साथ में एनर्जी। अब बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना और वाटर निकला है, इनको अपन बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। अगर अपन ने इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो अपने को टॉक्सिसिटी हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगा, मतलब अपनी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी, है ना।
सो बट कुड इवन बी हार्मफुल, तो ये हार्मफुल होते हैं. सो दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है ना, अपन ने फूड खाया और फूड लिया तो जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो सारे सेल्स में चले गया है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में. लेकिन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो भी तो अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट ही है, वो भी तो हार्मफुल प्रोडक्ट है अपनी बॉडी. एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है, तो उसको अपने को एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस से बाहर निकालना पड़ेगा. सो अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्रीशन की, तो अगर अपनी बॉडी में जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उसको अपने को बाहर निकालना जरूरी है, तो उसके लिए भी जरूर बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो टिश्यूज मिलके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अब एक बात बताओ, चलो अपन एक्सक्रीशन कर भी रहे हैं, लेकिन एक्सक्रीशन भी हमेशा किससे एसोसिएटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से एसोसिएटेड होता है. जैसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो वो सारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ही अपने लंग्स तक पहुंचती फिर एक्सेल हो पाती है ना, सारे सेल से. फिर उसके बाद जैसे अपने को यूरिया रिमूव करना है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ही लिवर से कहाँ तक पहुंचता है. लिवर जो होता है वो पहले अमोनिया रहता है, ठीक है, अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट करती है क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, तो लिवर सबसे पहले उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है. फिर यूरिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ही है ना, ब्लड के थ्रू वो आता है किडनीज तक, है ना, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है, फिर यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है. So let us consider these various processes so essential to maintain one by one. फाइनली बेटा अब आ गया अपना मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. फूड को बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन जो होता है एक तो ऑटोट्रॉफिक होता है, यहां मैं लिख देती हूं, और एक हेट्रोट्रॉफिक होता है. तो न्यूट्रिशन बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में एंड सम बैक्टीरियाज में, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है एनिमल्स में. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. अच्छा, साइंस में ना मेनली टर्म्स का खेल होता है, अगर टर्म्स तुमको अच्छे से याद हो जाती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, तो देखो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स में ऑटो का मतलब होता है सेल्स और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन. ठीक है, दोनों बोल सकते हो. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का भरण पोषण मतलब खुद को नरिश कर सकते हैं, है ना, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वहीं एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. अब मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली मतलब या तो बेटा तुम डायरेक्टली प्लांट्स खा लो, तुमने पालक की सब्जी खा ली, गोभी की सब्जी खा ली, ये सब प्लांट्स ही तो हैं, तो डायरेक्टली अगर तुम प्लांट्स को खा रहे हो तो वो भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे खाते हो, मान लो तुम फिश खा रहे हो, है ना, और वो जो फिश है वो फिश जिंदा क्यों है, क्योंकि वो फिश कहीं ना कहीं किस पर डिपेंडेंट थी, वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट थी. फिश ने क्या खाया, प्लांट खाया, तो उसके अंदर प्लांट की वजह से फिश के अंदर एनर्जी आ गई. फिर उसके बाद तुमने फिश खा ली तो तुम्हारे अंदर उसकी एनर्जी आ गई. ठीक है, तो फिश क्या थी भाई, इनडायरेक्टली तुम फिश पर डिपेंडेंट है ना. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं. हेट्रो का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट, खुद को नरिश करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होना. फिर न्यूट्रिशन, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. जब भी हम चल रहे हैं, है ना, या फिर
साइकिल चला रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। मैं इतना बोल रही हूँ गला फाड़ फाड़ के, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, या फिर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सबसे बेस्ट काम कर रहे हो दुनिया का, तुम सो रहे हो, ठीक है, तो तब अगर तुम्हारी बॉडी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, मैंने अभी बताया था, तो उस टाइम पर भी अगर तुम ब्रीथिंग कर रहे हो तो ब्रीथिंग करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। उस टाइम भी अगर तुम्हारी बॉडी डाइजेशन कर रही है ना सोते सोते, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। Energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. अब ये तो अपन कब से पढ़ ही रहे कि अगर अपने को एनर्जी चाहिए तो अपने को आउटसाइड सोर्स से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, अपने को कोई आउटसाइड सोर्स चाहिए होता है, और उस आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को अपन बोलते हैं फूड. This source of energy and materials is the food we eat. How do living things get their food? Living things को अपना खाना कैसे मिलता है? So the general requirement for energy and materials is common in all organisms. मतलब सारे organism में एक चीज तो common है कि सबको food चाहिए. But it is fulfilled in different ways. लेकिन सबको खाना अलग अलग तरीके से मिलता है. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. अब जैसे प्लांट्स को अगर अपना खाना बनाना होता है तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है. इसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं? वो केमिस्ट्री की चीज है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए होता है, तब जाके अपना खाना बना पाते हैं. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria, है ना. और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, अभी पढ़ा. उसमें कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for upkeep and growth of the body. और दूसरी तरफ आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब हम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हम क्या करते हैं? हमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मिलते हैं जैसे ग्लूकोज, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं. उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है. उस एनर्जी को हम यूज करते हैं, तब जाकर हम जिंदा रह पाते हैं. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. लेकिन ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है कि खाना टूट रहा है या फिर प्लांट्स में खाना बन रहा है, उन सब के लिए आपको चाहिए होती एंजाइम्स. एंजाइम्स वो होती हैं जो किसी भी रिएक्शन की शुरुआत करती हैं, ठीक है. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेटेरोट्रॉफ्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ्स पर. अभी समझाया. हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई. हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं एनिमल्स और फंजाई, ठीक है. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर. हम किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर, है ना, या तो किसी और पर. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, चलो मैं बता देती हूँ. इनऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है. और इनऑर्गेनिक उनको बोलते हैं जिसके पास कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना, उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं. या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं है, उसको छोड़ के जितने भी सारे इनऑर्गेनिक है. कार्बन और हाइड्रोजन अगर एक साथ है तो ही ऑर्गेनिक है, अदरवाइज इनऑर्गेनिक है. तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर देख लो कि प्लांट्स क्या करते हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, और वो बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो कि हम ले लेते हैं. फिर हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये ले लेते हैं, और इस तरीके से अपना खाना बना लेते हैं. ये वर्ड इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो एग्जांपल में आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज. The organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. ऐसे organisms जिनमें autotrophic nutrition होता है उसको अपन बोलते हैं autotrophs. Autotrophs use simple inorganic material and convert it into high energy molecules carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जब तुम लेते हो तुमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ग्लूकोज बनाते हैं.
कार्बोहाइड्रेट उसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स, ये बेटा मैंने कितनी बार बता दिया तुमको, फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो मैं इसको बताती हूँ, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म complex organic substances like glucose C6H12O6 with the release of oxygen gas। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, पता ही है। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड। ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं बाहर से और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है स्टार्च। ठीक है, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। प्लांट्स उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को फिर हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं प्लांट सारा हमको ही दे देते हैं, जो वेजिटेबल्स हम सब खा रहे हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं हमको, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स खुद के लिए भी स्टोर करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। प्लांट्स जब भी फूड अपना बनाते हैं, है ना, प्लांट जब भी फूड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हमेशा अपना फूड प्रिपेयर किस फॉर्म में करते हैं, बनाते किस फॉर्म में है, ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज स्टार्च बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। प्लांट्स हमेशा अपना फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टोर करते हैं वो स्टार्च, और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सुक्रोज के फॉर्म में। इसलिए जो फ्रूट्स होते हैं ना उसमें सुक्रोज प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट ग्रेप्स, ग्रेप्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसलिए डायबिटीज वालों को वो खाना मना होता है। ठीक है, तो प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में करते हैं और ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब तुम पूछोगे मैम फिर कार्बोहाइड्रेट क्या था, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो एक तरीके से स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल है। स्टार्च जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली। ठीक है, इतना डिटेल में मत जाओ, बस याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट मतलब खाना, इतना याद रखो भी। We will study how this takes place in the next section. Carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, मैंने अभी बताया, which serves as the internal energy reserve to be used as when required by the plant. Somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body. ये मैंने अभी बताया, मतलब सच में मैंने ये चीज बताई थी कि जो खाना होता है उससे अपन एनर्जी निकाल लेते हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बेटा कुछ फूड होता है जो अपनी बॉडी लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करती जाती है। इसलिए जब हम 2-3 दिन फास्ट, अगर अपन 3 दिन ज्यादा बोल दिया ना, अगर अपन 2 दिन फास्ट रखते हैं तो भी अपन जिंदा रहते हैं, क्योंकि वही जो ग्लाइकोजन होता है ना वो स्टोर्ड फूड, वो टूट टूट के तुमको एनर्जी दे रहा होता है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए तुमको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होते हैं, तो सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तुमको मिलता है लीव्स से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम लीव्स से लेते हो, है ना, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, उससे तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो। प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन भी वो स्टोमेटा से ही बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, सनलाइट उनको सन से मिलती है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और देखो एक चीज याद रखना कि क्लोरोफिल होना जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट सनलाइट को कैप्चर कर पाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल। और वाटर और मिनरल्स प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं। ठीक है, जो उनको सॉइल में मिलता है। फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस बेसिकली लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स जो होती है वो खाना प्रिपेयर करती है सबसे ज्यादा, तो लीव को अपन किचन भी बोलते हैं। ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट, जैसे अपने किचन में खाना बनता है ना वैसे। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस किस स्टेप्स में होता है इसको देख लो। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, इसको ध्यान से समझना। 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है। पहली स्टेप होती है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल,
वो क्लोरोफिल की मदद से लाइट को कैप्चर करते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। तो पहली स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्टेप होती है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब उन्होंने तो सनलाइट ली, अब वो क्या करेंगे, सनलाइट ले ली उनने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, उनने पानी भी ले लिया। अब वो इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि अब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे। कैसी केमिकल रिएक्शन? कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन हो रही है और फूड बन रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन ही तो, एक रिएक्शन ही तो हो रही है। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस में क्या होता है कि इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो प्लांट्स ने बेटा रूट से वाटर लिया था ना, सॉइल से वाटर लिया था ना, उसको वो तोड़ देंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब पता है क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह इस हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन तोड़ी थी ना सेकंड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, है ना। देन फाइनली अपने को मिलेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और ये जो ऑक्सीजन उसने तोड़ दी थी, है ना, स्प्लिट करी थी, तो ऑक्सीजन भी तो रिलीज हुई थी, वो ऑक्सीजन तो हमको मिल जाएगी, है ना। और साथ में क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है ना, वो एक्चुअल में अपन इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन वो इन इवेंट्स में फॉलो होती है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो जो प्लांट्स होते हैं, अच्छे से सुनना है ना, सबसे पहली स्टेप में जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो सोलर एनर्जी प्लांट्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे। दूसरे स्टेप में उस लाइट एनर्जी को प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्लस वो क्या करते हैं, जो भी वाटर होता है जो उनने सॉइल से लिया है, उसको वो स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, मतलब वो H2 से कंबाइन करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन थी जो निकली थी सेकेंड स्टेप में, वो तो अपने को मिल जाती है। ठीक है, और यहां बन जाता है C6H12O6। चलो नेक्स्ट, अब जो चीज मैंने समझाई यही वो पूरी चीज लिखी हुई है, तो इसको मैं बार बार रीड नहीं करने वाली क्योंकि एज इट इज लाइन लिखी है ना। फॉर एग्जाम्पल, these steps need not to take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, उनके पास देखो पानी वैसे ही कम होता है। अगर बेटा वो दिन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उससे होगा ये कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे होते हैं ना, तो स्ट्रोमेटल पोर ओपन होता है, किसी ना किसी पोर में से ही तो वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब जब स्ट्रोमेटा ओपन हो जाता है तो वाटर भी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट से वैसे ही वाटर की स्केर्सिटी है, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि वो एक्सेस वाटर को लूज करें, इसलिए वो रात के टाइम पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं रात के टाइम पर। ठीक है, and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो रात में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जब सुबह सनलाइट आती है ना, तो उसके बाद इनके अंदर यही प्रोसेस चल रही होती है सेम। चलो फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी है वो अपन पढ़ते हैं। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। अब अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंडर में लीफ को देखोगे तो तुम देखोगे उसके ऊपर कुछ ऐसे ग्रीन डॉट्स तुमको दिखेंगे ना, कुछ सेल्स दिखेंगे जिसमें ग्रीन डॉट्स दिखेंगे। ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और इन ऑर्गेनेलीज को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स होते हैं, उन ऑर्गेनल्स के अंदर तुमको क्लोरोफिल दिखता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी। चलो ये स्ट्रक्चर तुम अच्छे से देख लो, ये मिडरिब होती है लीव्स की, है ना, ये लैमिना होता है। चलो अब ये एक्टिविटी में है क्या, तुम्हें पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब पॉट होता है ना, गमला। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट ले लिया तुमने, ये मनी प्लांट ले लिया। कीप द, ये रहा है ना, कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम। उस प्लांट को डार्क रूम में रखो 3 दिन के लिए, ताकि उसका जितना भी स्टार्च है वो यूज अप हो जाए, है ना। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। फिर उसको सनलाइट में रखो 6 आवर्स के लिए। अब देखो स्टार्च क्या है,
स्टार्च कैसे यूज अप होता है, मैंने तुमको बताया था कि प्लांट्स अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जब तुम उसको सनलाइट नहीं दोगे 3 दिन तक, तुम उसको भूख हड़ताल पर रख दोगे, है ना, उसको डार्कनेस में रख दोगे, तो वो इस स्टार्च को तोड़ तोड़ कर ही एनर्जी लेगा और जिंदा रहेगा। फिर स्टार्च भी तो 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो स्टार्च इसलिए लिखा हुआ है कि प्लांट को डार्क रूम में रखो 3 दिन के लिए, फिर स्टार्च खत्म हो जाता है। फिर नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। फिर उसके बाद प्लांट को 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखो। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, उस प्लांट की एक लीफ को तोड़ो। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर एक शीट ऑफ पेपर पे ऐसा ही डायग्राम बनाओ और उसमें जो भी ग्रीन ग्रीन पार्ट है उसको ऐसे मार्क कर दो कि इस लीव्स में यहाँ ग्रीन ग्रीन पोर्शन था। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर कुछ मिनटों के लिए उस लीफ को तुम बॉइलिंग वाटर में डाल दो। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। ठीक है, फिर बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद तुमने उसको किस में डाला, एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर उसमें एल्कोहल था, है ना, उसमें इमर्स कर दिया, है ना। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ। फिर वो जो बीकर था जिसमें एल्कोहल था उसको तुम वाटर बाथ पर रखना। ये वाटर बाथ होती है उसके ऊपर रखना। ऐसा क्यों करना है तुमको, क्योंकि अगर तुम एल्कोहल को डायरेक्ट रखोगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट अल्कोहल को हीट के नीचे रखोगे तो वो जल जाएगा, इसलिए वाटर बाथ रखो फिर उसके ऊपर रखो। एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। फिर अल्कोहल बॉयल होने लगेगा। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ। अब लीफ के कलर को क्या होगा, तो अल्कोहल जो होगा वो लीफ को डीकलराइज कर देगा, उसका पूरा रंग उड़ जाएगा, बेटा बेरंग हो जाएगी वो। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका पूरा ग्रीन कलर तो सॉल्यूशन में आ गया। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। फिर उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डालो उस लीफ को। अब आयोडीन की खासियत ये होती है कि आयोडीन अगर स्टार्च के प्रेजेंस में आता है, आयोडीन अगर स्टार्च के प्रेजेंस में आता है तो वो वहां के कलर को ब्लू ब्लैक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लू ब्लैक। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? अब तुम ये चीज नोटिस करना कि वही एरिया ब्लू ब्लैक होगा जिसे तुमने मार्क किया था ग्रीन ग्रीन, है ना, शीट ऑफ पेपर पे, शीट पर तुमने जो एरिया ग्रीन ग्रीन मार्क किया था ना, वही एरिया ब्लू ब्लैक होगा। मतलब जो ग्रीन एरिया होता है जहां क्लोरोफिल होता है उसी एरिया में स्टार्च होता है। ठीक है, जिस एरिया में क्लोरोफिल होता है उसी एरिया में स्टार्च होता है। तो ये थी वो एक्टिविटी। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चलो फिर यहाँ पर स्टोमेटा क्या होता है, ये मैं पूरा ये जो लिखा हुआ है वो मैं तुमको यहीं से बता देती हूँ। ठीक है, ये पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टोमेटा क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, तो टाइनी पोर्स जो लीफ पर प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्टोमेटा। अब बेटा ये जो पोर है ना इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और जैसे अपने कॉलोनी के गार्ड अंकल नहीं होते जो ये मॉनिटर करते हैं किसको अंदर आने देना है किसको अंदर नहीं आने देना है, उस तरीके से जो स्टोमेटल ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ये देखते हैं कि किसको अंदर आने देना है, किन आयंस को या किन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देना है और किन मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देना है। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि कब स्टोमेटल पोर को ओपन करना है, कब स्टोमेटल पोर को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये है ओपन स्टोमेटा। तो जब भी बेटा प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन करना होता है ना, ट्रांसपिरेशन करना होता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज करनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करना होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटल पोर ओपन कर देते हैं। और जब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है तो प्लांट्स स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देते हैं ना। स्टोमेटल पोर जो होता है वो मतलब जो गार्ड सेल्स होते हैं, सॉरी गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि कहाँ से पढ़ा हूँ, यहाँ तक तो सेम है। The opening and closing of the pore is a function of the guard cells. The guard cells swell when water flows into them. जब water flow करता है, ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर, तो ये ऐसे हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली द पोर क्लोजेस, लेकिन जैसे ही पोर क्लोज होता है, पोर कब क्लोज होता है, जब वाटर वापस से गार्ड सेल्स में से चला जाता है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन है, एक तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में गैसेस एक्सचेंज करना, और दूसरा फंक्शन है लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, ट्रांसपिरेशन करना। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स, है ना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। तो लीव्स में से पानी का लूज करना, इससे पेड़
को ठंडक मिलती है। फिर यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, इसको अपन देख लेते हैं। तो 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लो जो सेम साइज के हो, उनको सबसे पहले 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखो तो सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हर एक प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट्स पर रखो, ठीक है। फिर उसके बाद उन 2 में से किसी भी एक प्लांट के पास एक प्लेट रखो, उस प्लेट में तुम रख दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर दोनों प्लांट्स को तुम बेल जार से कवर कर दो, तो इसका मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है, सॉरी अंदर नहीं आ पाएगी। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम, फिर जार के बॉटम को वैसलीन से सील कर दो ताकि उसको एयर टाइट बना लो। फिर प्लांट्स को सनलाइट में रखो 2 घंटे के लिए। प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, फिर हर एक प्लांट की लीफ प्लग करो फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। बताओ भाई किसमें तुमको स्टार्च दिखेगा और किसमें तुमको स्टार्च नहीं दिखेगा। तो स्टार्च तुमको इस वाली लीफ में यहां दिखेगा, इस वाली लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और बेटा प्लांट्स को खाना बनाने के लिए चारों चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी दो, वाटर भी दो, उसको सनलाइट भी दो, क्लोरोफिल भी दो। एक भी चीज मिसिंग होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसकी जो लीफ होगी वो ब्लू ब्लैक दिखेगी। ये प्लांट तो स्टार्च बना ही नहीं पाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। इसको तुम पॉज करके करते रहो। ये देखो सीबीएसई 2015-2018 में ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फिर विच रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्रीन पिगमेंट विच ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस में तो बड़ा मजा आता है मेरे को। ये सीबीएसई 2020 में आया और 2017 में भी आया है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यू टू, ऑक्सीजन क्यों रिलीज होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। Which scientist demonstrated that plants release oxygen during photosynthesis? ये इसका आंसर है बेटा जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। ये सीबीएसई 2019 और 2021 में आया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख लिया है। आई थिंक एनसीईआरटी बुक में जितना भी अपन ने पढ़ा उसमें तो जोसेफ प्रिस्टले कहीं नहीं था, लेकिन ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। देन वाई इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंसिडर्ड द बेस ऑफ ऑल फूड चेन? इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, है ना। डायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट होते हैं कि वो डायरेक्टली प्लांट्स खा लें, हम पालक की सब्जी, गोभी की सब्जी खा लें, और इनडायरेक्टली कैसे कि हम फिश खा रहे हैं और फिश अल्टीमेटली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। और ठीक है, फिर इतना ठीक है। फिर मेंशन एनी 2 वेज इन विच फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। हमारे लिए फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज हमें फूड मिल रहा है, दूसरी चीज हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। स्टोमेटा और ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस ही हमारी लाइफ को सस्टेन और बैलेंस रखने में हमारी हेल्प करते हैं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा पढ़ के, और आंसर्स भी देना कि कितने स्कोर किया। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन। बाय बाय।